वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जानकारी मिलती है। जीरो से लेके करंट लेवल तक की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। करंट लेवल तक पढ़ाया जाता है। फ़िलहाल इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो सब चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और कुछ ना समझ में आए या कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करता है। दुर्लभता क्या होती है? कमी। हमारे पास साधन और संसाधन सीमित हैं। कैसे दुनिया में आवश्यकताओं की तुलना में साधनों व चीज़ों की कमी है? ये तो सभी को पता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। साधनों की सीमितता के कारण ही एक हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है चुनाव, ठीक है, चॉइस की, कि कैसे हम जो है चॉइस करें। अब हमारे पास एक इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, बाकी देश को भी ऐसे ही चॉइस करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये से आप क्या कर सकते हैं? एक 10 रुपये हैं भाई, 10 रुपये से आप, ठीक है, 5 रुपये की चीज़ खा सकते हैं, 5 रुपये का पेन ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 10 रुपये आप 10 रुपये की एक कॉपी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का मतलब हमें चयन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो है 10 रुपये ही हैं, तो हमें चूज़ करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है, अब हमें उदाहरण से ही हम समझ रहे हैं कि एक देश में रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, सो मैनी ऑन जैसी अनेक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति सीमित है, ठीक है। अब जैसे जापान है, जापान एक में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मतलब एक विकसित देश है। तो हो सकता है वहाँ पे हमें टीचर्स की ज़रूरत हो, साइंटिस्ट की ज़रूरत हो। साइंटिस्ट किस में आएगा? सेवाओं में आएगा। तो उस तरीके से हमें जो है सोचना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जिस देश को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो, जैसे अब भारत अभी एक विकसित देश बनने जा रहा है, तो यहाँ पे शिक्षा की अभी ज़रूरत है, ठीक है। ये शिक्षा अभी यहाँ पे हमें टीचर्स चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये गरीब देश भी है, तो चिकित्सा चाहिए भाई, फैसिलिटीज़। या अगर जनता स्वस्थ रहेगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी। तो वही है, इसमें से किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे हमें चुनना पड़ता है, क्योंकि साधन हमारे जो हैं सीमित है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। फिलहाल हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसी पे ही हम फोकस कर रहे हैं, और आगे उसको पढ़ रहे हैं, उसी के ही भाग को पढ़ रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, परिवार या फर्म के निर्णय का अध्ययन करती है। एक परिवार, एक फर्म किस तरीके से अपना निर्णय लेती है, माइंडसेट करती है, क्या करती है, कैसे व्यवहार बिहेवियर करती है, ये समझने की कोशिश करता है कि ये इकाइयाँ सीमित साधन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे एक परिवार है, ठीक है, वो कैसे सीमित साधन है, मैंने आपके ऊपर बताया कि एक 10 रुपये के साथ। ऐसे ही आप सोचो, आपका परिवार है, उसमें मम्मी पापा है, पापा की सैलरी जितनी भी है वो उसी में ही, उस 10,000 की सैलरी में ही तो सीमित है। अब वो 10,000 रुपये चाहे किसी एक चीज़ पे खर्च कर दे, चाहे वो थोड़ी करके अनेक चीज़ ले। तो ऐसे ही बताया गया है, वस्तु सेवाओं की मांग व आपूर्ति कैसे निर्धारित करती है। अब मांग भी तो हम कर रहे हैं, ठीक है, मांग हम कर रहे हैं। आपूर्ति मतलब क्या होता है? आपूर्ति मतलब पूर्ति, ठीक है, पूर्ति। तो कैसे हमें पूर्ति भी तो भाई, मार्केट में जाएगा कोई सामान लेने, उसकी वहाँ पर कैसे पूर्ति हो रही है, क्या है कि नहीं है, सामान महंगा मिल रहा है, सस्ता। भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी उसका हाई होगा, स्ट्रेट सीधा रिलेशन है, ठीक है। और अगर मांग कम होगी तो प्राइस भी उसका कम होगा, ठीक है।
तो उदाहरण से समझते हैं कि उपभोक्ता कैसे चुनाव करते हैं। एक आप कंज्यूमर है, मैंने 10 रुपये के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। फर्म में कैसे उत्पादन करती है, कोई फर्म है, आप एक कपड़ा बनाने वाली फर्म है, ठीक है, तो आप कैसे रॉ मटेरियल लेते हो, कहाँ से लेते हो, फिर उसको सेकंड प्रोडक्ट में कैसे बदलते हो, फाइनल गुड में कैसे बदलते हो, ये एक फर्म कैसे, और बाज़ार कैसे काम करते हैं, मार्केट। अब भाई आपने फर्म कपड़ा बना तो लिया, लेकिन मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट भी कैसे काम करता है, ये सब हमें इसमें पता चलता है। अब इसकी कुछ थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या क्या है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र फिर से वही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों को निर्णय लेने के तरीका, लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ, तरीके को समझने की कोशिश की जाती है कि जैसे कि वे क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं और कैसे उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता तो भाई, उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर है, तो वो क्या खरीदेगा, ठीक है। जो उत्पादक है वो कैसे बेचता है, और एक उद्यमी है वो कैसे उत्पादन करता है, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं। यह संसाधनों के कुशल आवंटन, कुशल मतलब ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूज़ का यूज़ बताता है कि कैसे हमें जो हमारे पास, अब जैसे बताया कि हमारे पास 10 रुपये हैं, अब उसका आपको ऑप्टिमम यूज़ करना है, कुशल, मतलब आपको इतनी सेटिस्फेक्शन 10 रुपये को अगर आप जहाँ भी खर्च कर रहे हैं वहाँ से आपको उतनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने 10 रुपये अपने फुली यूटिलाइज़ कर लिए हैं। अब जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का कुछ परिचय, मतलब एक इमेज दिखाई गई है, ठीक है। इस इमेज को ही हमने इलेबोरेट किया है, वन बाय वन बता देते हैं, समझा देते हैं कैसे। जैसे कि ऊपर इमेज में दिख रहा है, आप जूम करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो वस्तु कीमत सिद्धांत पहला है वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा है 3 क्षेत्र में बेसिकली डिवाइड होता है ये, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर थ्योरी, जिसे बोलते हैं आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। फिर ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा है, मांग का सिद्धांत और उत्पादन लागत सिद्धांत। ये वाला जो है इसके 4 पार्ट होते हैं, उसे नीचे समझाया, और ये अपने आप में अलग है, तो उसको समझते हैं। जैसे समझाए वस्तु का कीमत सिद्धांत। अब वस्तु है, आपने कोई कपड़ा बना लिया, उसका कीमत सिद्धांत क्या है, मतलब कैसे कीमत निर्धारित होगी। तो वस्तु की कीमत सिद्धांत अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करने के तरीके को समझाने का प्रयास करता है। भाई कपड़ा आप लाए, तो कच्चा कपड़ा लाए, भाई कपड़ा खरीदा, उसमें कलर लगाया, उस पर मशीन लगाई, ये सारी चीज़ें जोड़ के तो बनेगा। किसी से आपने बाहर डाई करवाया तो उसने अपनी सर्विस दी। तो इसीलिए वस्तु और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करने का एक तरीका जो है ये समझाता है, ठीक है। तो फिर हम वस्तु कीमत के जो मुख्य सिद्धांत है, सबसे पहला मांग और पूर्ति है। मांग और आपूर्ति या पूर्ति कीमत सिद्धांत, मांग और पूर्ति भी सीधा स्ट्रेट रिलेशन है, ठीक है। जब मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती है ना भाई। जब मांग अधिक होगी किसी चीज़ की, भाई मांग है तो, और उसकी पूर्ति कम है, बाज़ार में वो मिल ही नहीं रहा, तो कीमत क्या होगी, बड़े कीमतों पे बेचेंगे। इसके विपरीत जब मांग अधिक होती है, मांग कम होती है और पूर्ति अधिक होती है तो कीमतें घट जाती है। जब बाज़ार में सप्लाई ज़्यादा है किसी चीज़ के और हमें उसकी डिमांड नहीं है तो क्या होगी, उसकी कीमत जो है घट जाएगी। फिर उत्पादन की लागत आ जाता है, उत्पादन की लागत। अब ये उत्पादन की लागत क्या है कि उत्पादन की लागत भी कीमत निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि उत्पादन की लागत अधिक है तो उत्पादक अधिक कीमत वसूलने का प्रयास करेगा। अब जैसे भैया आप बाज़ार जाते हो, देखते होगे, आप कोई भी सामान लेते हो तो कहता है मैडम पीछे से ही महंगा आया, तो यानी कि वो बनकर ही महंगा आया। आप एक कपड़ा बना रहे हैं, ये एक पेन, सपोज दैट आप एक पेन बना रहे हैं, पहले वो पेन जो रिफ़िल है उसका 3 रुपये का मिल जाता था, लेकिन अब वो 3 की जगह 5 का आ रहा है, तो पूरा पेन कितने का मिलेगा भाई। उसका जो केस होता है, रिफ़िल होता है, कैप होती है, फिर पैकिंग होती है,
तो सब चीज़ों पे रेट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो पेन जहाँ आपको 10 रुपये का मिल रहा था वहाँ वो अब आपको 15 रुपये का मिलेगा। तो जब लागत ही अधिक आई है, कॉस्ट ही ज़्यादा आई है, तो आपको आगे भी महंगा मिलेगा। उसके बाद है दूसरा जो वो था साधन कीमत सिद्धांत थ्योरी। ठीक है, साधन क्या होते हैं? वही रिसोर्सेज हमारे, उनके भी तो होते हैं। अभी साधन किस रूप में होते हैं? मेनली साधन हमारे 4 रूप में होते हैं। ठीक है, जो कि हाईलाइट करा हुआ है, साधन कीमत निर्धारण थ्योरी, ये हाईलाइट कर रखे हैं ना। ठीक है, तो उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम की कीमतें कैसे निर्धारित है। यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी साधन कीमत को उसके द्वारा की गई उत्पादन क्रिया में योगदान और मांग निर्भर करता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उदाहरण से समझ रहे हैं। श्रम क्या होता है? एक मजदूर होता है, ठीक है, अपनी सेवाएं देता है। तो एक मजदूर की मजदूरी उसकी उत्पादकता और श्रम की मांग पर निर्भर करती है। 2 बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहली है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। आपने एक लेबर लगाई, ठीक है, आपने सपोज दैट एक डाई करने वाला कपड़ा मैकेनिक लगाया या जो भी श्रमिक लगाया, ठीक है, आपने उसको कहा कि भाई आज दिन के 50 चुन्नी आपको डाई करनी है, लेकिन उसकी उत्पादकता 50 की जगह 20 की ही थी। ठीक है, 20 ही चुन्नी वो डाई कर पा रहा था, उतना कैपेबल श्रमिक नहीं था। तो उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी 50 की जगह कितनी थी? 20। तो आप उसे क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, श्रम की मांग पर निर्भर करती है। अब मांग क्या होगी? अब आप दूसरे की मांग करेंगे, है ना। तो और इसका एक रीज़न और भी है। दूसरी बात, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक मज़दूर की मजदूरी तो चलो आपको समझ आ गई। मज़दूर जो भी आएगा, जो भी काम करेगा, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, आपको वेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव उसकी मांग कैसे निर्भर करती है? देखो भाई, टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है। अब हमें कई चीज़ें, देखो खेतों में भी अब टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन कहीं आज भी कहीं ना कहीं मैन सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, श्रमिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए दोनों बातें हैं कि उसकी उत्पादकता कितनी है और मांग कितनी है। अगर एक मज़दूर अधिक उत्पादक है ना भाई, ज़्यादा अच्छे से काम कर ले रहा है, तो उसकी मांग अधिक है। मैंने बताया था ना आपको कि 20 की जगह 50 डाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो स्टिल वो 20 ही कर पा रहा है, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। और अगर वो 50 कर रहा है, देन 50 से भी ज़्यादा कर लेता है, तो देख लीजिए यहाँ लिखा भी है, तो उसे उच्च मजदूरी मिलेगी। जैसा कि सरकारी कॉलेज, मतलब उसकी उत्पादकता कितनी अच्छी है ना। आपने देखा होगा कि एक स्कूल में भी टीचर होता है, एक प्राइमरी टीचर होता है ना, एक सीनियर लेवल का टीचर होता है, एक कॉलेज में। आप कॉलेज में देखो क्या सैलरी मिलती है ना, सरकारी कॉलेज में क्या सैलरी मिलती है। तो वही है। अब आती है बात पूंजी की। पूंजी क्या होती है? कैपिटल मतलब भाई, कैपिटल मतलब जो आपकी पूंजी है। अब आप को एक एग्जांपल से ही समझा रही हूँ। जैसे आपका एक अपनी फर्म है, तो आप तो पहले खुद ही उस पर काम करना चाहोगे, खुद ही स्टार्ट करोगे। अब आपकी अपनी लैंड है, तो उस पर आपकी कैपिटल कितनी लगाई भाई? ज़मीन तो चलो आपकी अपनी है ही है, ठीक है, लेकिन आप उस पर कुछ पैसा भी तो लगाओगे। तो उसके रूप में हमें क्या मिलता है? ब्याज, है ना। अगर यही पैसा हम किसी और को देते तो ब्याज लेते। तो वही चीज़ें यहाँ पर पूंजी की कीमत, पूंजी की उत्पादकता और पूंजी की मांग पर निर्भर करती है। तो वो हमें ब्याज के रूप में मिलता है कि भाई उस जगह पर कितनी पूंजी चाहिए। भाई बहुत बड़ा खेत है, तो भाई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है हमें, तो कैपिटल में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर समझ रहे हैं भूमि। आप भूमि सेम अगेन, लैंड क्या है? आपकी अपनी है, तो आप अपनी भूमि का भी तो कुछ हिसाब लगाओगे। ठीक है, वो लगान के रूप में होती है, मतलब उसका भी कुछ पैसा निकालोगे ना भाई। मान लो हम ऐसे ही तो हम फाइनल गुड का एक निकालते हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी थी जी, इसके हमने 50 रुपये लगा लिए। ठीक है जी, मैंने खुद काम करा, 50 रुपये मैंने उसके लगा लिए। पूंजी मेरी अपनी थी, 50 रुपये मैंने उसके लगा लिए ब्याज के रूप में। उद्यमिता, अब
ऐसे आ रही है उद्यमिता। उद्यमिता को क्या मिलता है लास्ट में, क्या मिलता है प्रॉफिट। जब ये सारा सर्कल पूरा हो जाता है तो हमने जितना भी सर्कल भाई सामान को बनाने में लगाया, पूंजी, भूमि, श्रमिक, अब लास्ट में क्या आएगा प्रॉफिट जब हम उसे बेचने जाते हैं। तो उद्यमी का लाभ, उद्यमी की उत्पादकता, उसने कितनी उत्पादकता करी है, उद्यमिता की मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, उसकी अब हमने पेन बनाने की हमने फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, सब कुछ हमारा अपना था। अब हम उसको बेचने के लिए गए, हमने कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करी और जाके देखा मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो उस पर निर्भर करता है और वही हमारा प्रॉफिट। सपोज दैट हमारी एक पेन बनाने की लागत 20 रुपये थी और आपने उसको प्रॉफिट के साथ बेचा 30 रुपये का। एक पेन पे आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कि भाई आपकी कंपनी सेलो का पेन बहुत अच्छा बनाती है, हमें इसकी डिमांड और बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से करके हमारे चारों फैक्टर्स में पैसा हमारा जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट वन क्या है हमारा, इसी का एक पार्ट जो लास्ट रह गया था, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। आर्थिक कल्याण सिद्धांत जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सामाजिक कल्याण, ठीक है, के पक्ष को समझने और सुधारने का प्रयास करता है। अब ये क्या है सामाजिक कल्याण के आर्थिक पक्ष, सामाजिक में मतलब इक्वालिटी की बात करी जा रही है यहाँ पर, उसको समझने का प्रयास करता है और सुधारने का प्रयास करता है। वैसे इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कोई अपना काम अपने हिसाब से करता है और उसको उसी हिसाब से वेजेस मिलते हैं। आप एक डॉक्टर को एक मज़दूर वाली सैलरी नहीं दे सकते, एक मज़दूर को एक डॉक्टर वाली सैलरी नहीं दे सकते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन मज़दूर को मज़दूर वाली सैलरी देना और डॉक्टर को डॉक्टर वाली सैलरी देना ही, यही समझाते हैं आर्थिक कल्याण, ठीक है। दोनों पक्ष को समझने के, और यह सिद्धांत मुख्य रूप से संसाधनों के कुशल आवंटन बता दे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, इसको समानता और गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। समानता, आवंटन के समानता मतलब जितने भी रिसोर्सेज है जो भगवान ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उसी से समानता से, क्वालिटी से आपको यूज़ करना है। और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी बहुत ज़्यादा है उसके उन्मूलन पर ध्यान देने की, भाई बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। तो आर्थिक वेलफेयर की थ्योरी हमें यही समझाती है, इसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो, ये एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ पॉइंट्स थे, एक पार्ट लिया था हमने, यहाँ पे परिचय बताया था उसका। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।